हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है कि क्यों कोई नहीं हरा सकता अफ़गानिस्तान को। वाई इज़ इट इम्पॉसिबल टू कैप्चर अफ़गानिस्तान। तो डेफिनेटली एक वजह तो ये है कि अफ़गानी लोग जो हैं वो जंगजू टाइप हैं, मतलब उनका बच्चा बच्चा लड़ने मरने को तैयार रहता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब उस उनको हराया नहीं जा सकता। आपको पता है अमेरिकन्स, रशिया, वो अगर किसी को ख़त्म करना चाहें तो वो एटॉमिक बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं, बट कन्वेंशनल वॉर में प्रॉब्लम होती है। और ये हमने देखा भी कि 20 साल जंग चलती रही और आखिर अमेरिका खाली हाथ वापस गया। खाली हाथ तो नहीं गया, बहुत कुछ लूट के गया, लेकिन वापस तो गया है, जैसे भी गया है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं इस पे, आपकी क्या राय है और इनकी क्या राय है जिनका ये वीडियो है। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड गो। दोस्तों, आज के समय में अफगानिस्तान का नाम सुनते ही आपके भीतर तालिबान और उससे जुड़े आतंकियों के कब्जे में पल रहे एक देश की कहानी आंखों के सामने दिखाई पड़ती होगी। ये इस्लामिक देश पूरी दुनिया में हमेशा से ही चर्चा में रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसी भी तरह के व्यापार या ह्यूमन रिलीफ के मुद्दे की वजह से कभी भी दुनिया के सामने नहीं आया, बल्कि ये चर्चा में रहा है उन देशों और साम्राज्यों जंग की की वजह वजह से से। जिसने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेकर उस पर अपना राज फैलाना चाहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश में किसी भी साम्राज्य का अधिकार नहीं बन पाया। इसीलिए कहा जाता है कि अफगानिस्तान इतिहास में एक ऐसा देश है जिसे कोई नहीं हरा सका। तो क्या कारण है अमेरिका और सोवियत संघ जैसी शक्तियों का यहाँ से हार कर चले जाने के? सबसे पहले शुरू से शुरू करें तो 19वीं सदी में जब दुनिया में सबसे ताकतवर रहे ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी पूरी शक्ति के साथ ब्रिटिश। इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन 1919 में आखिरकार ब्रिटेन को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और उन्हें आजादी देनी ओके, पड़ी। और रिट्रीट ये हुआ। आजादी एक तरह से अफगानिस्तान को भारत और उसके जैसे दक्षिण एशियाई देशों से जल्दी मिल गई, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। खैर, इसके बाद एंट्री होती है 20वीं सदी के सबसे ताकतवर देश सोवियत संघ की, और सोवियत संघ ने सोवियत। 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। अब इस हाँ। आक्रमण को समझना अपने आप में जरूरी है, क्योंकि ये हमला इसलिए नहीं किया गया था कि यहाँ पर सोवियत संघ अंग्रेजों की तरह अपना राज फैला रखा था, बल्कि इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त में अफगानिस्तान में कम्युनिज्म की सरकार चल रही थी, जिसे इस्लामिक कट्टरवाद गिराने को तैयार थी। इसी वजह से सोवियत संघ, जो ओके, दुनिया भर की कम्युनिस्ट वो राष्ट्रों मदद का के लिए मेहमान आए बना थे। बैठा था, वह अफगानिस्तान को बचाने के लिए भी यहाँ पहुंचा। जिसके बाद पूरी दुनिया ने सोचा कि अब शायद अफगानिस्तान को कुछ हो जाए, लेकिन हुआ फिर भी वही, यानी कि कुछ नहीं। मंशा ये थी कि 1978 में तख्ता पलट करके स्थापित की गई कम्युनिस्ट सरकार को गिरने से बचाया जाए, लेकिन उन्हें ये समझने में 10 साल लगे कि वे ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो जिस जगह लड़ रहे हैं उसका नाम चले गए। अफगानिस्तान है। अब इन दोनों को एनालिसिस करें तो ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत संघ के बीच एक बात ऐसी है जो दोनों पर लागू होती है। दोनों सुपर पावर्स ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो दोनों ही अपनी ताकत के चरम पर थे, यानी कि जब अंग्रेजों ने अटैक किया तो उनका ऑन ग्लोबल पीक थे। डोमिनेंस देखने लायक था। लेकिन इस हमले के साथ ही धीरे धीरे दोनों साम्राज्य बिखरने लगे, यानी कि उन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान में जंग हारी, बल्कि उनका दुनिया भर से असर खत्म होने लगा। और तो दबदबा भी आपको कम हो जानकर गया। हैरानी होगी, अफगानिस्तान यही में चीज़ वॉर अमेरिका होने के के साथ कारण हो ही रही है। सोवियत संघ टूट गया जाने के और बाद दुनिया को दबदबा मिली कम हो नई गया। महाशक्ति, यानी कि अमेरिका। और उसने भी यही किया, यानी कि अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े राइवल सोवियत संघ ने एक बार ऐसा कर दिया था और उसे हार मिली थी। तो ऐसे में अमेरिका उसे ये दिखाना चाहता था कि हमसे सीखो। इसीलिए साल 2001 में अमेरिकी लीडरशिप ये में तो नहीं हमले और दिखाना उसके चाहता बाद था, कई सालों तक चले अपने युद्ध में पैदा किए हुए लाखों लड़ लोगों रहा की था। जान गई और पूरा देश इधर से उधर हो गया। लेकिन अमेरिका को आखिरकार हार माननी ही पड़ी। इसलिए इस हमले के 20 साल और बाद अमेरिकी भागा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी जल्दी सेना में को वापस भागा। बुलाने का फैसला किया। और पिछले साल हम सबने देखा कि किस तरह से तालिबान ने वापस से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया और अमेरिकी सेना वहां से वापस आ गई। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल फैसला था जिसकी दुनिया भर में कड़ी आलोचना की गई। इस लेकिन यार, फैसले की वजह बंदूक से के तौर पे अफगानिस्तान की आप राजधानी किसी काबुल पे पर हुकूमत तेजी नहीं से करनी तालिबान का चाहिए, कब्जा गलत हो है। गया है। बाइडेन ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिकों को ऐसे युद्ध में नहीं मरना चाहिए जिसे खुद अफगानी लोग ना लड़ना चाह रहे हो। साम्राज्यों की हाँ, कब्रगाह के नाम से मतलब अफगानिस्तान अफगानी की लोग ही लोकेशन को रेजिस्ट याद नहीं करते कर रहे तो बाइडेन ने कौन कहा, क्या चाहे करेगा। जितनी भी मिलिट्री पावर लगा लें, एक स्टेबल, यूनाइटेड और सेफ अफगानिस्तान हासिल करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बीते कुछ सदियों में अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के लिए अफगानिस्तान एक कब्रगाह जैसा ही साबित हुआ है। शुरुआत में इन सेनाओं को थोड़ी बहुत सफलता भले ही मिली हो, लेकिन आखिरकार इन्हें अफगानिस्तान छोड़कर भागना ही पड़ा। अफगानिस्तान के इतिहास के जानकारों की माने तो ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान काफी शक्तिशाली है और कोई उनके आगे टिक नहीं सकता, बल्कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो अफगानिस्तान से ज्यादा आक्रमणकारी ताकतों की गलतियों की वजह से हुआ। यानी जिसने भी अफगानिस्तान पर अटैक किया उसने हमला करने से पहले इस देश को समझने की कोशिश नहीं की।
क्योंकि अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान रहने के लिए एक कठिन जगह है, यानी कि यहाँ पर जीवन भारत जैसे देश की तरह नहीं है, इसलिए एक जटिल देश है। एनवायरनमेंट बड़ा और तो डिफरेंट है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी खराब है और यहाँ पर डेवलपमेंट काफी लिमिटेड है और चारों ओर जमीन से घिरा होने की वजह से ये देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जरूरी सी पोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। अब ऐसे में इस पर अटैक करने वाले देशों को देखें तो सोवियत संघ, ब्रिटेन या अमेरिका, किसी भी साम्राज्य ने अफगानिस्तान को लेकर नरमी नहीं दिखाई। इसीलिए वे इसे अपने ढंग से चलाना चाहते थे और उन्हें चलाना भी पड़ा, लेकिन वे कभी अफगानिस्तान की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाए। अब अगर हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो यही कहना है कि अफगानिस्तान को जीतना असंभव है, ये एक तरह से गलत साबित होता, क्योंकि इतिहास में ईरानियों, मंगोलों और सिकंदर ने अफगानिस्तान को जीता और वहां राज किया है। लेकिन जीता ये तो तय है कि कब्जा भी अफगानिस्तान किया, पर अभी लेकिन आक्रमण करना आज एक का ऐसा टाइम दुस्साहस डिफरेंट है। जिसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है और इससे पहले काबुल पर हमला करने वाले पिछले 3 बड़े पावर्स अपने प्रयास में बुरी तरह फेल हुए हैं। 19वीं सदी में ज्यादातर समय के लिए अफगानिस्तान ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने की खींचतान का सेंटर था। कई दशकों तक रूस और ब्रिटेन के बीच डिप्लोमेट और पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रहा, जिसमें आखिरकार ब्रिटेन की जीत हुई, लेकिन ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन ने 1839 से 1919 के बीच 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया और ये कहा जा सकता है कि तीनों बार ब्रिटेन फेल हुआ। पहले एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटेन ने 1839 में काबुल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा था कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उससे पहले रूस काबुल पर कब्जा कर लेगा। इसके चलते ब्रिटेन को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। कुछ जनजातियों ने बेहद सामान्य हथियारों से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की सेना को बर्बाद कर दिया। 3 साल के आक्रमण के बाद अफगानिस्तान ने आखिरकार हमलावर सेना को भागने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1842 की 6 जनवरी को ब्रितानी कैंप से जलालाबाद के लिए निकले मैंने कहा ना, 16,000 जंगजू सैनिकों में टाइप लोग सिर्फ एक ब्रिटिश पीछे नहीं नागरिक जिंदा हटते। लौटा। इस युद्ध ने पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश एक्सपेंशन को कमजोर कर दिया और इस अजम्पशन को भी प्रभावित किया कि ब्रिटिशर्स को कोई हरा नहीं सकता। इसके 4 दशक बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार इसे कुछ सफलता मिली। साल 1878 से 1880 के बीच हुए दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अफगानिस्तान ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट राज्य बन गया, लेकिन ब्रिटेन को काबुल में एक रेजिडेंट मिनिस्टर रखने के लिए अपनी पॉलिसी को छोड़ना पड़ा। इसकी जगह ब्रिटिश एम्पायर ने एक नए अफगान अमीर को चुनकर देश से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। लेकिन दूर साल से कंट्रोल 1919 में जब इस नए अमीर ने खुद को ब्रिटेन से आजाद घोषित कर दिया, तब तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ। ये वो समय था जब एक और बोल्शेविक क्रांति ने रूसी खतरे को कम कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटिश मिलिट्री खर्च को बेतहाशा बढ़ा दिया। ऐसे में ब्रिटिश एम्पायर में अफगानिस्तान के लिए इंटरेस्ट कम बेसिकली होता चला ब्रिटिश गया। गए भी इसी यहाँ वजह से इसलिए 4 थे। महीने तक चली वर्ल्ड जंग वार के बाद ब्रिटेन ने आखिरकार अफगानिस्तान को कंट्रोल स्वतंत्र नहीं कर घोषित पा कर रहे थे। दिया। हालांकि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से अफगानिस्तान में मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई सालों तक अपना प्रभाव वहां बनाए रखा, जिसके बाद साल 1920 के दौरान अमीर अमानुल्लाह खान ने देश को सुधारने की कोशिश की। इनमें महिलाओं को बुर्का पहनने की प्रथा को खत्म किया गया। इन सुधारों ने कुछ जनजातियों और धार्मिक नेताओं को नाराज कर दिया, जिससे एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई। ये मुल्ला तो इस संघर्ष की वजह से अफगानिस्तान में कई दशकों तक हालात तनावपूर्ण रहे और 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, ताकि एक बुरी तरह अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता में बनाए रखा जा सके। अच्छा, हम वीडियो के एंड तक आ गए हैं और लेकिन एक चीज़ का जवाब इन्होंने भी अब तक नहीं दिया, वो ये कि क्यों इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है कि शायद बीच में इन्होंने जवाब दिया भी था, लेकिन उसमें नाम उन्होंने बाइडेन का लिया। एक वजह ये भी है कि देखें, तालिबान का अपना एक एजेंडा होगा, नो डाउट उनका एक एजेंडा है कि उन्होंने शरीयत अपने हिसाब से जिसको वो सही मानते हैं वो शरीयत है, जिसको नहीं मानते वो नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से तो वो शरीयत नहीं है। आप शरीयत किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। तो क्योंकि भाई देखो, औरतों को उनके हकूक़ देने पड़ेंगे, नहीं देते तो फिर आप पता नहीं फिर किस मिट्टी के बने हो, लेकिन आप फिर गलत हो। चाहे ईरान का केस हो, चाहे पाकिस्तान का केस हो, चाहे अफ़गानिस्तान का केस हो, अगर आप राइट नहीं देते वुमेन को तो फिर आप फिर काहे कि आप इंसान या मर्द हो। तो अगर हम ये कहें ना कि इसको कोई कब्ज़े में नहीं ले सकता या कोई इसको इस पे जीत नहीं सकता, जीतने वाले जीत सकते हैं, आपको पता है कि, लेकिन उसमें क्या होगा, आम लोगों की बड़ी तादाद मारी जाएगी। ठीक है, जापान के बारे में भी यही कहा जाता था ना, लेकिन देखें 2 एटॉमिक बॉम्ब से क्या हाल हो गया कि वॉर रुक गया। तो वो अगर चाहते तो गिरा देते 3-4 एटम बॉम्ब्स और कह देते जी हमने तो मजबूरी में की है, लेकिन मिलियंस ऑफ इनोसेंट सोल्स मारी जाती हैं और इस चीज़ को वो अवॉइड करके निकल गए, फिर चाहे उनको अपनी ज़िल्लत उठानी पड़ी हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानी खुद नहीं चाहते आज़ाद होना तालिबान से, अदरवाइज़ वो क्यों रेजिस्ट ना करें उनको, तालिबान को या आइसिस को,
रेजिस्ट करेंगे तो कुछ होगा ना। जिस तरह तालिबान अपनी शरीयत नाफिज करना चाहते हैं या आईसिस अपनी शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, तो जो ऐसे लिबरल टाइप लोग हैं जो कि एक मॉडर्न ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाहर से बैठ के आपकी सर कोई मदद नहीं कर सकता, आपको खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। जैसे ईरानी लोग कर रहे हैं ना, अपनी मदद खुद कर रहे हैं, रोज़ कुर्बानी दे रहे हैं। कल भी 2 नौजवान बेचारे, एक 20 साल के थे, एक 18 साल के हैं, उनको शहीद कर दिया गया। उनको जेल में सिर्फ इसलिए फांसी दे दी गई कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ रोड ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किया था। तो ईरानी गवर्नमेंट ने, ईरानी रजीम ने, इस्लामिक रजीम ने उनको मार ही डाला। तो कितनों की आवाज़ें बंद कर लेंगे आप? चलिए मिलते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।